प्रेजेंटेशन दिख रहे हैं? जी सर। जी दिख रहा है। जी। तो पिछली कक्षा में जैसा मैंने कहा कि हम लोग नए साल की शुरुआत नए तो उसी में हमारा यह दूसरा सत्र, और जैसा किसान भाइयों ने या हर किसी ने प्रकृति की माध्यम से जो भी आज चीजें हम लोग करते हैं, भले फिर खेती होवे या घर के काम होवे या ऑफिस के काम होवे, तो कम से कम केमिकल का उपयोग करके हम लोग अपना जीवन बिताना चाहिए। और उसी इसमें से जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड, इनके जो आज इम्पैक्ट हमें दिख रहे हैं, उसका जो परिणाम हमें हमारे जीवन या अन्य जितने भी सजीव है उन सभी के जीवन में जो एक परिणाम दिख रहा है, उस बारे में ही हम लोगों ने चर्चा शुरू की। और आज जैसा लास्ट सेशन में हम लोगों ने किसानों की प्रयोगशाला और उसका जो सक्सेस स्टोरी है उसके बारे में देखा था। और लास्ट में जैसा पानी की जो परिस्थितियां है, किस तरह से पानी प्रदूषित हुआ है, खराब हुआ है, उस बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। लेकिन पहले एक या दो स्लाइड, जो यह स्लाइड मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, स्लाइड चेंज हुआ है शरद भैया? जी सर। जी सर। ओके। तो किस तरह हर नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है, उस बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। और आज उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए जो अन्य प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं या आने वाले समय में अगर उस पर सोचा ना जावे तो यह प्रॉब्लम्स और भी बड़े बन सकते हैं। और उसी कड़ी में देखिए कि आज के 25 साल पहले दुनिया भर की जो 15 नदियां हैं, उन नदियों का पानी उसका टेस्टिंग किया गया। और स्पेसिफिकली जो एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो उपयोग किया गया, तो वही नाइट्रोजन मिट्टी के माध्यम से पानी में आ चुका है। और उसी नाइट्रोजन की जो मात्रा है, जो मात्रा 1 ppm से कम होनी चाहिए नदी के पानी में, तो वही मात्रा आज के 25 साल पहले 3.79 ppm तक चला गया था। और उसी समय जो भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने यह संशोधन किया, उनका ये मानना था कि यह पानी हमारे पीने योग्य नहीं है। और वही गंगा नदी का जो पानी, जैसा बेसिकली यह जो डेटा मैंने अभी बताया, वह गंगा नदी दुनिया में जितनी भी नदियां, जो 15 नदियों का टेस्टिंग किया, जो सबसे बड़ी बड़ी नदियां मानी जाती है, उन नदियों में गंगा नदी में पोल्यूशन का लेवल, वाटर पोल्यूशन का लेवल ज्यादा पैमाने पे निकला था। और स्पेसिफिकली नाइट्रोजन की मात्रा 4 गुना, ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ चुकी थी। और उसी गंगा नदी का पानी कानपुर के पास में फिर से 2020 में जब चेक किया गया, तो वहां पर जो पानी प्रदूषित हुआ है, यह जो मैं बात कर रहा हूं, यह
कानपुर के पास वाला जो एक स्टडी किया गया, एक रिसर्च पेपर उस पर लिखा गया, तो उस पानी की परिस्थिति इतनी बुरी है कि वह पानी जो पहले पीने योग्य नहीं था, वह पानी अब खेती योग्य नहीं है। यानी सिर्फ 20 साल में उस पानी को इतनी बड़े पैमाने पे प्रदूषित किया गया और आज वह पानी खेती योग्य नहीं है। लेकिन आज यह चीज देखिए कि जो पानी हम लोग खेती को देते हैं, वही पानी हम गौ माता को पिलाते हैं। 95% जो गौ माता को पानी दिया जाता है, वही पानी खेती के लिए उपयोग किया जाता है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर गौ माता को उस तरह का पानी जो खेती योग्य भी नहीं है, वह पानी अगर गौ माता को दिया जावे, तो हमें जो 24 घंटा में जो दूध मिलता है, तो उस दूध का क्वालिटी क्या होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ हमारे बारे में सोचेंगे तो आने वाले समय में वही दिक्कतें हमें भुगतना पड़ेगी। और इसके बाद जैसा आज और एक जो बड़ी दिक्कत आ रही है सामने, कि हम लोग सिर्फ खेती में ही नहीं, तो हर जगह पर हम लोगों ने केमिकल का उपयोग करना शुरू किया है। जैसा हम लोग आज के 40-50 साल पहले घर में मिट्टी के घरों में रहते थे, और हम लोग आज मानते हैं कि हम लोगों ने प्रगति की है। हम सीमेंट के, कंक्रीट के घरों में रहना शुरू किए। उसके साथ में टाइल्स आए, टाइल्स के क्लीनर हम लोगों ने यूज करना शुरू किए। हम लोग दातुन करने के लिए, यानी जो कोयला होता था, कोयले से दातुन हो जाता था, नमक से दातुन होता था, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमने हमारे जीवन में केमिकल लाना शुरू किया है। जरूरी भी था, लेकिन जहां पे हम लोग केमिकल का उपयोग कम कर सकते हैं, उस बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है। और यह चीज मैं कहने के पीछे, ये जो पब्लिकेशन है, इस पब्लिकेशन में क्लियर कट दिया है कि मान लो हमारे हर किसी के घर में किचन होता है, बाथरूम होता है, टॉयलेट होता है, लेकिन वहां से जो पानी निकलता है, किचन के बेसिन में से जो पानी निकलता है, बाथरूम में से जो पानी निकलता है, या टॉयलेट से जो पानी निकलता है, यह ड्रेनेज के माध्यम से उस गांव के या उस शहर के पास वाले नदी को जाके मिलता है। अब हम लोग यह सोच सकते हैं कि किचन का पानी और बाथरूम का पानी, इन सब चीजों में भी हम लोगों ने केमिकल का उपयोग करना शुरू किया है। जैसा आज हम लोग हमारे बर्तन घसने के लिए या उसको क्लीन करने के लिए हम लोग अलग अलग तरह के जो साबुन है या अलग अलग जो चीजें हम लोग यूज करते हैं, शैम्पू है, तो इन सब चीजों में कहीं ना कहीं केमिकल आना शुरू हुआ है। और मैं 95%, 95% लोगों की बात कर रहा हूं कि ऑलमोस्ट 95% से ज्यादा लोग केमिकल बेस्ड चीजें यूज करते हैं। कुछ ही लोग, बहुत कम लोग प्राकृतिक चीजें यूज करते हैं। लेकिन जब यह पानी, जो गंदा पानी हमारे ड्रेनेज लाइन से जाता है,
और जब यह नदियों में जाके मिलता है तो हम लोग सोच सकते हैं कि नदियों में जो प्रकृति थी, यानी मछली या और भी जो अन्य जो भी जीवन उसमें रहता था, आज उस पर असर दिखना शुरू हुआ है। और यह गंदा पानी कुछ लेवल तक अगर नदियों में जाता है तो वह जैसा एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन इसी पानी को चेक करने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी लेवल इस पानी का उसमें 5 ppm से कम होना चाहिए। लेकिन कुछ इंडियन रिवर्स जो है, जो हमारी भारत की जो अलग अलग नदियां हैं, उन नदियों में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 5 से 30 के बीच में चला गया है। और यह अगर 5 ppm की जगह 30 ppm तक चला जाता है तो जो पानी नदियों का हमने प्रदूषित किया, वही पानी हम खेती के लिए यूज करते हैं, वही पानी हम लोग गौ माता के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे एक लाइन, एक सेंटेंस लिखा है जो, और यह परिस्थिति सिर्फ दुनिया यानी भारत में ही नहीं, अलग अलग देशों में भी इसके विपरीत परिणाम आज दिख रहे हैं। यहाँ पे एक जो सेंटेंस लिखा है, द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय ऑर्गेनिक पोल्यूशन और बाय इंक्रीज्ड बीओडी is projected to increase from 1.1 billion to 2.5 billion। यानी 110 करोड़ लोगों से 110 करोड़ लोगों से 250 करोड़ लोगों को इस पोल्यूशन का आने वाले समय में यानी 2050 तक तकलीफ होने वाला है। यानी ऑलरेडी 110 करोड़ लोग दुनिया भर के इस गंदे पानी की वजह से तकलीफ में है, और वही 110 करोड़ का जो आंकड़ा है वह 250 करोड़ तक जाएगा। दुनिया की जो पॉपुलेशन है वे अभी 750 करोड़ के आसपास में है, और 1000 करोड़ तक पॉपुलेशन बढ़ने के प्रेडिक्शंस आए हैं। अब आप सोचिए कि 1000 करोड़ में से 250 करोड़ लोगों को अगर इस तरह के गंदे पानी के संपर्क में रह के अगर जिंदगी काटना पड़े, यानी हम लोग सोच सकते हैं जब हम पूना और बॉम्बे जैसे शहरों में जाते हैं तो रेलवे ट्रैक के बाजू में गंदे नाले और गंदगी फैली हुई होती है, और उसका बुरा असर जितने भी वहां सजीव है, सिर्फ इंसान ही नहीं, इतने अलग अलग प्रकार के जो सजीव होते हैं उन पर इसका असर होता है। लेकिन यहाँ यह प्रेडिक्शंस आए हैं कि अगर इन केमिकल का उपयोग कम ना किया जाए तो 250 करोड़ पॉपुलेशन को दुनिया भर में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और एक जो चीज सामने आई है, जैसा अभी ये नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए कि हेवी मेटल का जो पोल्यूशन है, यानी हम लोगों ने आज जो अलग अलग चीजें घर में यूज करना शुरू की, हम लोगों ने जो अलग अलग चीजें खेती के माध्यम से यूज करना शुरू की, या इंडस्ट्री के माध्यम से जो भी चीजें नदी में छोड़ी जाती है, तो उन सब चीजों में हेवी मेटल का पोल्यूशन होता है। और यह हेवी मेटल का एक डेटा सामने आया है जो 1970 से लेकर 2010 तक, यानी 40 साल इसका अभ्यास किया गया, और
उस 40 साल के अभ्यास के माध्यम से अभी यहाँ आप देख सकते हो कि 1970 में यहाँ सीडी लिखा है, पहले नंबर पे लेफ्ट हैंड साइड पे सीडी लिखा है। सीडी का मतलब कैडमियम। कैडमियम की जो मात्रा थी वह 1 लीटर पानी में 0.82 यानी 82 0.82 माइक्रोग्राम पर लीटर यह मात्रा थी। लेकिन जो मात्रा 1970 में थी वही मात्रा में बढ़ोतरी हुई और 2010 में 25 मात्रा तक यह कैडमियम का पोल्यूशन बढ़ा है। अब आप सोचिए कि 2010 में अगर कैडमियम जो 1 से कम था 1970 में, वह 25 से ऊपर गया है, और आज 2010 के बाद आज हम लोग 2025 में हैं, तो यही मात्रा 25 की कहीं ना कहीं 35 के आसपास पहुंच गई होगी। और उस मात्रा के जो प्रमाण है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुए या यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी अमेरिका की जो पर्यावरण संस्था है, या WHO का मानना यह है कि यह प्रमाण, यह मात्रा 3 या 5 से कम होनी चाहिए। अब जिस कैडमियम की मात्रा 3 या 5 से कम होनी चाहिए, वह मात्रा अगर 35 के आसपास चली जावे तो हम लोग सोच सकते हैं कि यह जो हेवी मेटल है यह बहुत बड़े पैमाने पे हमारे शरीर में दिक्कतें करती है। और स्पेसिफिकली बहुत से ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि यह कैडमियम जो आज कैंसर फैल रहा है, जिस तरह से कैंसर इंडिया में फैल रहा है, दुनिया भर में फैल रहा है, उसका सबसे बड़ा जो रीजन सामने आ रहा है, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन कैडमियम में भी, यानी कैडमियम का जो हमारे शरीर में जाना, यह एक वन ऑफ द रीजन है। और ऐसा माना जाता है, अभी रिसेंटली एक पब्लिकेशन 2019 या 20 में आई थी, यह जो कैडमियम है, यह कैडमियम, इंडस्ट्री का कैडमियम हमारे शरीर में जो खून है, उस खून तक, जो ब्लड है उस ब्लड तक यह कैडमियम बायोमैग्निफिकेशन के माध्यम से हमारे शरीर तक पहुंच जाता है। तो उस पब्लिकेशन में जो चीज कही गई उसके बारे में मैं संक्षिप्त में विवरण करूंगा। इंडस्ट्री में जो हेवी मेटल का उपयोग किया जाता है, वही हेवी मेटल पानी के माध्यम से नदी में आता है। नदी का पानी खेती को दिया जाता है, और मान लो खेती में जैसा मक्का है, तो वह मक्का, जैसा यह पब्लिकेशन यूरोपियन देशों का था, तो वही मक्का वे लोग सुअर को खिलाते हैं, और सुअर का जो मांस होता है उसके माध्यम से सुअर की जो विष्ठा होती है, यानी जिसका जो ड्रॉपिंग्स होता है, वह डिकम्पोज करने के लिए वहां हमारे घर की जो अनाज, यानी जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाते समय, या हम लोग जो घर में मक्खियां देखते हैं, काली मक्खी, उसकी जो इल्लियां है, उस इल्लियों का उपयोग किया जाता है उस वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए, और वह इल्ली मुर्गी को खिलाई जाती है प्रोटीन डाइट करके, और मुर्गी का चिकन लोग खाते हैं। अब आप सोचिए कि जो इंडस्ट्री का कैडमियम है वह नदी में आता है, नदी का पानी मक्के की खेती में दिया जाता है, मक्का सुअर को खिलाई जाती है, सुअर की जो विष्ठा कहते हैं, ड्रॉपिंग्स कहते हैं, उस सुअर की विष्ठा को जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वह इल्लियों के माध्यम से किया जाता है, और वह इल्ली
मुर्गी को खिलाई जाती है और मुर्गी का चिकन इंसान लोग खाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि वही कैडमियम इंडस्ट्री का हमारे शरीर तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ जो डेटा सामने रखा है, इस कैडमियम की जो मात्रा है ग्लोबली एवरेज करके दी है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए अलग अलग कॉन्टिनेंट के हिसाब से, यानी अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, इसकी मात्रा अलग अलग कॉन्टिनेंट के माध्यम से भी दी है। अब यहाँ एक चीज, जैसा मैं यह मानता हूं कि यह एवरेज निकालना भी कितना सही है उसके बारे में हमने सोचना चाहिए। पर इस एवरेज स्टडी का भी आप देखिए कि अफ्रीका में जो कैडमियम की लेवल की हमने बात की, जैसा मैंने कहा कि 35 तक गया होगा, लेकिन यहां आप देखिए अफ्रीका में यह 45 हुआ है, एशिया में यह 17.75 हुआ है, यूरोप में यह 5, नॉर्थ अमेरिका में यह सिर्फ 1 है, और साउथ अमेरिका में इसकी मात्रा 63 यहां तक पहुंची। तो अलग अलग जो जगह पे यह चीजों का उपयोग कम या ज्यादा जो दिखाई देता है, तो हमें कुछ चीजें अच्छी सीख, जैसा यहाँ पे देखिए नॉर्थ अमेरिका में उसी कैडमियम का जो प्रमाण है बहुत कम है, जो स्टैंडर्ड से उससे भी कम है। यूरोप में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन एशिया जहां हम लोग रहते हैं, भारत जो एशियन कंट्री माना जाता है, वहां पर यह प्रमाण 17 से ऊपर गया है। लेकिन साउथ अमेरिका में यह प्रमाण 63 प्लस हो चुका है। तो यही जो चीजें है कि यह चीजें जो आंखों को नहीं दिखती वह बढ़ोतरी हुई है, और उसका असर आज बड़े पैमाने पे हमें हमारे शरीर पर देखने को मिलता है। और जैसा मैंने कहा कि हेवी मेटल का पोल्यूशन अगर बढ़ता है और वह अगर दुनिया भर की नदियों में बढ़ता है, तो आखिर में यह हमारे शरीर तक पहुंच जाता है, और इसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां तो होने लगी है। लेकिन जो आज किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी रिलेटेड जितने भी इश्यूज है, लंग्स की जो प्रॉब्लम्स है, इन सभी प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं यह दिक्कत करने लगा है। और इन सब चीजों पे हमें सोचना जरूरी है। अब यहां जैसे हमने हेवी मेटल की बात की, उसी तरह जो पानी में सॉल्ट का लेवल है, तो सॉल्ट का लेवल भी, जैसा हम लोग आज बिस्लरी का पानी या फिल्टर का पानी पीते हैं, हर किसी जगह पे आज छोटे छोटे देहातों में भी फिल्ट्रेशन यूनिट आ चुके हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस का पानी हम लोग यानी फिल्टर करके पानी पीना शुरू किए। तो उस पानी में जो सॉल्ट का प्रमाण होता है वह 100 से नीचे रखा जाता है, 100 ppm से कम रखा जाता है। और ऐसा मानना है कि 500 ppm तक आप पानी पी सकते हो। 500 ppm तक अगर सॉल्ट का लेवल पानी में है तो आप पी सकते हो। लेकिन आज पूना जैसा जो शहर है महाराष्ट्र में, उस शहर के आसपास जो छोटे छोटे गांव है, देहात है, उन शहरों में या उन गांवों में पानी में जो सॉल्ट का लेवल है वो 2500 से 3000 ppm तक चला गया है। अब आप सोचिए कि अगर सॉल्ट का लेवल जो 500 तक होना चाहिए, सीमित होना चाहिए, वही लेवल 2500 से 3000 हो चुका है।
ये जो मैं कह रहा हूं यह कुछ जगहों पे हुआ है, लेकिन फिर वो पूरा 20 से 25 किलोमीटर की एरिया में जो पानी है, उस पानी की इसी तरह से परिस्थितियां बनी हुई है। और यहाँ एक चीज मैं आप सभी को इसलिए यह कहना चाहता हूं, क्योंकि आज इंडिया में या इवन ग्लोबली जो खेती की जाती है, वह खेती फ्लड इरिगेशन के माध्यम से या स्प्रिंकलर के माध्यम से की जाती है। और फ्लड इरिगेशन में पानी की जो मात्रा 1 एकड़ में दी जाती है, वो बड़े पैमाने पे दी जाती है। यानी यहाँ जिस एरिया की मैंने बात किया, जहां 2500 ppm सॉल्ट का लेवल हुआ है, वहां पर गन्ने की खेती की जाती है। अब आप सोचिए कि गन्ने की खेती में 1 एकड़ में 4 लाख लीटर पानी का उपयोग होता है। अब 1 लीटर पानी में अगर 2.5 ग्राम सॉल्ट है, 1 लीटर में 2.5 ग्राम, क्योंकि 2500 ppm मात्रा हुई है, तो 1 लीटर में 2.5 ग्राम, तो 4 लाख लीटर में 1 टन 1000 किलो सॉल्ट का लेवल हमें देखने को मिलता है। अब आप सोचिए कि एक बारे में जब हम लोग खेती में पानी देंगे, गन्ने की खेती में, और उसमें अगर 1 टन या 1000 किलो नमक, जो सॉल्ट है उसका मतलब नमक है, फिर वो कैल्शियम हुए, मैग्नीशियम हुए, तो ये नमक के अलग अलग प्रकार है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम जैसा जो जो मेटल है, वह जब अपने खेतों में इतने बड़े पैमाने पे जाता है, या सोडियम है, ये जब इतने बड़े पैमाने पे जाता है तो मिट्टी को खराब कर देता है। और आज हम लोगों ने देखा है कि इसी सॉल्ट की वजह से मिट्टी खराब हुई, और इस तरह का पानी अगर 10 साल तक, यानी जिस पानी में सॉल्ट का लेवल बढ़ता है और वह पानी 10 साल तक कंटिन्यूअस दिया जाता है, तो उस पानी की वजह से मिट्टी खराब हो जाती है। और उस मिट्टी खराब होना, उसका मतलब उस मिट्टी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, सोडियम की लेवल बढ़ जाती है, सॉइल में जो ऑर्गेनिक कार्बन या ऑर्गेनिक मैटर है उसका प्रमाण कम होता है, और जो सूक्ष्म जीव है, जैसा हम लोगों ने पिछले साल ट्राइकोडर्मा रिलेटेड बहुत सी बातें की, बहुत सी चर्चा की, उस ट्राइकोडर्मा जैसे जो सूक्ष्म जीव है, जो खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, उन सूक्ष्म जीवों की संख्या कम हो जाती है। और सिर्फ सूक्ष्म जीव ही कम नहीं होते, तो जो मित्र कीड़ होती है, जो फ्रेंडली इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी मात्रा भी कम हो जाती है। और जैसा प्रकृति में जो अलग अलग जो सजीव है, उन सभी पर इसका विपरीत परिणाम हमें देखने को मिलता है। और आखिर में इस तरह का सॉल्ट या सॉल्टी वाटर अगर हम लोग खेती में देंगे, तो उस क्रॉप की जो यील्ड है, फिर कोई भी फसल हो, अभी यहाँ बैगन के खेती के बारे में लिखा है कि बैगन की खेती में अगर हर साल सालाना अगर सॉल्ट का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, और वह पानी अगर सॉल्टी वाटर अगर हम लोग रेगुलर देते हैं, तो इस बैगन के जो प्रोडक्शन का जो यील्ड है, वह यील्ड कम होते जाता है। और उसी तरह अगर पानी में सॉल्ट की लेवल या अलग अलग चीजें अगर बढ़ जाती है, तो पानी में आजकल सूक्ष्म जीव हमें देखने को मिलते हैं। अगर उस पानी को हम लोग टेस्टिंग करवावे, तो उसमें
माइक्रोबियल काउंट बढ़ा हुआ दिखता है। अभी यह जो स्टडी मैंने यहाँ दिखाया है, यह अपने भारत में का ही एक अरुणाचल प्रदेश के आसपास का एरिया है, वहाँ का एक रिसर्च किया गया और वहाँ के पानियों के अलग अलग साइट से पानी लिया गया। यहाँ पे देखिए अलग अलग साइट दिए हैं, 26 या 25-26 तक अलग अलग साइट से पानी लिया गया और उसकी मात्रा और स्पेसिफिकली उसमें माइक्रोबियल काउंट चेक किया गया। और यह माइक्रोबियल काउंट जब चेक किया गया उसमें ऐसा पता चला कुछ कुछ पानी इतनी बुरी तरह खराब हुए हैं या उसमें जो दिक्कतें हमें दिखाई देती है, सूक्ष्म जीवों का प्रमाण 1 ml में 20,000 से ज्यादा हुआ है। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि पानी में सूक्ष्म जीव ना होवे, जो पानी हम लोग पीते हैं उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या ना होवे। लेकिन यहाँ हम लोग देख सकते हैं कुछ कुछ पानी के जो सैंपल्स हैं उसमें 20,000 तक सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ी हुई है। और अब सोचिए कि जो पानी हम लोग पहले कुएं का पानी पी पाते थे, ट्यूबवेल का पानी भी हम लोग पीते थे आज के 40 साल 50 साल पहले, उसी कुएं का पानी आज हम लोग नहीं पी सकते। बहुत सी ऐसी साइट्स है कि जहाँ के बोर का या कुएं का पानी हम पी नहीं सकते। और यह जो प्रमाण है 90% 95% जगह का पानी पीने योग्य नहीं रहा है, उसे फिल्टर ही करना पड़ता है। और यह सब चीजें कहीं ना कहीं फिर हमारे शरीर को दिक्कतें करती है। और इस तरह का गंदा पानी, जैसा मैंने जो कुछ एग्जांपल्स बताने की कोशिश की कि आज बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है, अब यहाँ देखिए जो गंदा पानी है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, हर इंडस्ट्री में कंपलसरी होते हैं और वहां हमें देखने को भी मिलता है। लेकिन इवन आफ्टर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मुझे ऐसा लगता है कि जो पानी ट्रीटेड वाटर भी दिया जावे तो उस वाटर के माध्यम से, जो उस पानी के माध्यम से कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने को मिलती है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो 3 नंबर का जो चित्र है, जिसमें इंडस्ट्री में से जो नीले कलर का पानी छोड़ा जा रहा है वो डायरेक्टली नदी में छोड़ा जा रहा है। तो मान लीजिए वह पानी जहां जिस साइट पर गिर रहा है वहां आसपास 1 किलोमीटर में अगर हम लोग मछली ढूंढना भी चाहे तो वहां नहीं मिल सकती। या हम लोग देहातों में कुछ कुछ जगह पे पानी का क्वालिटी देखिए, यहाँ पे एक जो चित्र दिखाया गया है कि लोग स्नान कर रहे, लोग नहा रहे, लेकिन पानी का क्वालिटी देखिए, लोग कपड़े धो रहे, उस पानी का क्वालिटी देखिए। या पहला जो चित्र है वहां पे एक छोटा सा बच्चा जो भी कुछ चीजें जमा करने के, उसका पेट भरने के लिए वह जो भी चीजें जमा कर रहा है तो उसका असर उसके शरीर पे जरूर दिखता है। तो कहने का मतलब इन सब पानी को सिक वाटर कहा जाता है, सिक वाटर, यानी यह पानी बीमारियां फैलाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे काम करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, जैसा यहाँ पे एक जॉइंट स्टेटमेंट ग्लोबली दिया है कि अगर पानी स्वच्छ ना होवे तो आने वाला समय बहुत दिक्कत का रहेगा। और एक जो चीज, जैसा हम लोग हर बार खेती के एक विषय में चर्चा करते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ी हुई है। और उस नाइट्रोजन में जो नाइट्रेट होता है वह पीने के पानी के माध्यम से हमारे शरीर में आता है। और उसकी वजह से अभी नया स्टडी सामने आया है कि प्री टर्म बर्थ, यानी जो बच्चों का जन्म 9 महीना 9 दिन के बाद होना चाहिए,
आज 7वें महीने में डिलीवरी होना शुरू हुई है और यह प्रमाण बढ़ता हुआ दिख रहा है। और उसका रीजन नाइट्रेट की वजह से यह चीजें हो रही है। नाइट्रेट का जो कंटामिनेशन है उसकी वजह से यह सब चीजें हो रही है, ऐसे साइंटिफिक रिपोर्ट्स सामने आए हैं। और यह चीजें अगर हमें कहीं ना कहीं सुलझाना है, कम करना है, तो हमें प्राकृतिक माध्यम से हमारी जीवन शैली जीना जरूरी है। अभी जैसे पहला जो सेशन हुआ वहां योगा के माध्यम से पैरालिसिस जैसी जो बीमारी पे हम लोग उसमें से बाहर आ सकते हैं। तो यह जो चीजें हैं यह इम्पोर्टेंट है। योग है, प्रकृति है, इन सभी के माध्यम से हम लोग हमारी जीवन शैली अच्छी तरह जी सकते हैं। और जिस तरह योग के माध्यम से हमारा शरीर ठीक हो सकता है, उसी तरह प्रकृति के माध्यम से, यानी प्रकृति के माध्यम से हम हर सजीव, फिर प्राणी होवे, पंछी होवे, जलचर होवे या मिट्टी में जो भी जीवन सृष्टि है, उन सभी के लिए यह बहुत उपयुक्त रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसा हम लोग किसानों की प्रयोगशाला और स्पेसिफिकली किसानों की प्रयोगशाला के अलग अलग मॉडल के बारे में हम लोगों ने इससे पहले भी बात की है, लेकिन आज मैं जस्ट संक्षिप्त में इस मॉडल के बारे में बताना चाहूंगा और आने वाले 5 मिनट में मेरा सेशन खत्म हो। जैसा आज जो भी कमर्शियल लेबोरेटरीज होती है, उन कमर्शियल लेबोरेटरीज में 1-1 करोड़ की लागत लगती है, 1 करोड़ रुपए तक लागत लगती है। लेकिन जो किसानों की प्रयोगशाला का जो विषय हुआ, 2.5 लाख, उसके बाद में 1 लाख, और आज हम लोग 35,000 या कुछ कुछ किसानों को 10,000 से कम लागत में प्रयोगशाला किस तरह से खड़ी करना है उस बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। और इस फार्मर्स लेबोरेटरी के जो मॉडल है उसका जो विवरण है डिटेल में हम लोग आने वाले सप्ताह में अगले शनिवार को हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यह जो मॉडल है, यहाँ पे देखिए, पहला मॉडल में हमें ऑटोक्लेव दिखता है, लेकिन दूसरा जो मॉडल है वहां ऑटोक्लेव की जगह इडली कुकर रिप्लेस किया गया। और पहले मॉडल में जो रोटरी शेकर था उसकी क्वालिटी बदली है, रोटरी शेकर चेंज हुआ है। लेकिन मॉडल नंबर जो 3 है उस मॉडल में यह रोटरी शेकर भी उसकी जरूरत नहीं है। यानी आप देखिए कि इस किसानों की प्रयोगशाला के माध्यम से किसान भाइयों का जो खर्चा है, प्रयोगशाला का भी जो खर्चा है, वह किस तरह कम कर सकते हैं। और जो 2,500-3 हजार रुपए का इडली कुकर है, उस इडली कुकर के माध्यम से 10 एकड़ की खेती हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और अभी जो नया मॉडल, जिस मॉडल में किसी भी मशीन का या इवन इडली कुकर का भी उपयोग ना करते हुए लिक्विड फर्मेंटेशन, सेमी सॉलिड फर्मेंटेशन और सॉलिड फर्मेंटेशन के माध्यम से हम लोग अलग अलग प्राकृतिक खाद बना सकते हैं। और आने वाले अगले सप्ताह में आप में से जो किसान भाई यहाँ महाराष्ट्र में वाशिम में आने वाले हैं, आप सभी को यह जो मॉडल नंबर 4 है, जिस मॉडल का खर्चा 2,000-3,000 से भी ज्यादा नहीं है, उस मॉडल के बारे में विवरण किया जाएगा। और एक जो चीज है कि मान लो
जो चीजें हमारे पास में उपलब्ध है, जैसा मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती बड़े पैमाने पे होती है, महाराष्ट्र में सोयाबीन की खेती बड़े पैमाने पे होती है, तो इन चीजों से अलग अलग खाद कैसे बनावे, यह सब चीजें आप सभी को उस प्रशिक्षण के दरमियान दिखाई जाएगी। और खेती में जो लागत होती है, खाद है, पेस्टिसाइड है, उनका प्रमाण कैसे कम किया गया 2010 से 2025 तक, जो सक्सेस स्टोरी है किसानों की, वह स्टोरी आपको आपके समक्ष वह सब किसान रखेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि यह सारी चीजें आप लोग जब देखोगे तो उसी तरह आप लोग भी अपने अपने देहातों में अन्य किसान भाइयों को प्रशिक्षण देके उनका जो केमिकल का उपयोग है वह कम करने में मदद करोगे। जी ओम, धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। और कैसे हमारी नदियां, कैसे हमारी जमीन और कैसे हमारा पानी पीने वाला प्रदूषित हो रहा है, इसके विषय में हमें बहुत मूल्यवान जानकारी प्राप्त हो रही है। और कैसे हम हमारे बच्चों को, हम हमारे घर में कितने टीडीएस का पानी पिला रहे हैं, इस पे भी अपने लोगों को गौर करना पड़ेगा। अब मैं हैंड रेज हुआ है, पवन सर जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आमे। जी, धन्यवाद शरद जी। और आज के हमारे मुख्य वक्ता संतोष जी का अभिनंदन है। आज हमारा 1350वां दिवस है योगाहार का। तो इस अवसर पर भी कि एक माइलस्टोन एक और हमारा रीच हो गया है कि इतने सारे दिन जो हमारी शुरुआत हुई थी, तो ये सोचा नहीं गया था कि इतना लंबा सफर हम तय करेंगे। इस अवसर पर सभी को बहुत बधाई, अभिनंदन जो इस यात्रा में सहभागी रहे हैं, अलग अलग टाइम पर सहभागी रहे हैं, पूर्णकालिक रहे हैं। तो आप सबको इस अवसर पर कि जब आज डॉक्टर चौहान ने हमारे पेस्टिसाइड्स का क्वांटिफिकेशन किया है या सॉल्ट्स का क्वांटिफिकेशन किया है। क्वांटिफिकेशन मतलब कि उसको मात्रा में बताया है कि हमारा 5 लाख लीटर पानी जो इस्तेमाल हुआ है, 3 लाख लीटर जो आपने बताया था, उसमें से 1000 किलो का आपने नमक एक बार में सिंचाई में डाल दिया। और ये लगातार कई सालों तक जब ये सिलसिला चलते रहेगा, तो इतना सारा नमक हम अपने पानी के उसमें जो अभी अदृश्य है, दिख नहीं रहा है, तो ये जब डालेंगे तो वो हमारे खेत को भी खराब कर रहा है। वही नमक हमारे शरीर में आएगा, वही नमक हमारे जानवरों के इसमें आएगा, वही उसी का हम दूध पिएंगे। तो इसका प्रभाव तो धीरे धीरे जो है, ये जब जिसको हम कहते हैं ये सब पाप बढ़ जाएंगे, तो उसका भी फल हमें भुगतना पड़ेगा। तो ये आज जो चर्चाएं हुई हैं और लगातार इतने दिनों से जो बातों पर बार बार ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है, ये इसीलिए है कि हम अपनी मिट्टी और पानी को अगर बचा सके, तो शायद हम भी बचेंगे। अगर मिट्टी, पानी और हवा ही नहीं बची, ये पंच तत्व, पंच महाभूत जिस पर हमने पूर्व में भी चर्चा की थी, अगर यही हम संरक्षित नहीं करेंगे, तो हमारे भी रहने का क्या मकसद है। तो इस कार्य को अब और गंभीरता से जब ये क्वांटिफिकेशन हो गया है, जब ये आंकड़े हमारे पास आ गए हैं, हमारे साथ बोल रहे हैं और ये नक्शा हमें दिखाई दे रहा है पूरी दुनिया में, तो मैं जब डॉक्टर चौहान अपना ये पूरी दुनिया का नक्शा दिखा रहे थे, तो सबसे ज्यादा जो खतरे की घंटी है वो भारत भूमि में ही दिखाई दे रही है। मतलब एशियन इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसको कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी सम्मिलित है। तो वहां पर जब ये हमें दिखाई दे रहा है कि सब कुछ लाल दिख रहा है, और ये रेड का मतलब जो डेंजर साइन है वो दिखाई दे रहा है, और जब डेंजर साइन हमें दिखाई दे रहा है उसके बाद भी अगर हम कोई काम नहीं करेंगे, कोई एक्शन नहीं उठाएंगे, तो उसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। उसमें हम किसी को यह नहीं कह सकते हैं कि इसने ऐसा किया या दूसरे इसमें ऐसा किया। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज जो मेरा प्रश्न है डॉक्टर चौहान से, वो ये है कि
मैंने कई वर्ष पहले एक किताब पढ़ी थी बायोलॉजिकल वॉरफेयर के नाम से। तो अभी भी मैं उसको देख रहा था, वो किताब मेरे पास थी लेकिन वो मिस हो गई, और मैं उसको नेट में मैंने सर्च किया तो मुझे नहीं मिली, लेकिन बहुत सारी किताबें अब उपलब्ध हो गई हैं कि ये जो केमिकल्स का भी जो उपयोग है उसको भी कई बार उनका इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि किसी जगह की हमने आबादी को अगर प्रभावित करना है, उसकी जनसंख्या को प्रभावित करना है, या वहाँ के लोगों को अक्षम बनाना है या उनको बीमार बनाना है, तो वहाँ पर भी ऐसे बायो वॉरफेयर की बातचीत होती है। हमने अभी उसका लेटेस्ट उदाहरण कोविड-19 के वायरस में के दौरान हमने उसको महसूस किया है। और भी हमारे उसमें खाने में जो केमिकल्स आ रहे हैं, कुछ तो अनजाने में आ जा रहे हैं कि हमने खेती की और फिर वो उसमें आ गए। लेकिन कई बार कुछ जगह पर ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं कि जहाँ पर हमारे भोजन श्रृंखला में जानबूझ करके कंटामिनेशन किया गया है। जानबूझकर वहाँ पर केमिकल डाले गए हैं, जिससे कि जो आबादी है और जो कुछ लोग हैं, उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़े। वो लोग कमज़ोर हो जाएँ, वो लोग फिर उसमें लड़ने की क्षमता नहीं रहे, और इस तरह से उसके ऊपर भी कब्ज़ा किया जा सकता है। तो इसमें कितनी सार्थकता होगी, कितना ये सत्य हो सकता है? मैंने अपनी जो किताब पहले पढ़ी थी उसमें तो बहुत ही डरावनी चीज़ें लिखी हुई थी। पता नहीं वो साइंस फ़िक्शन थी या वास्तव में ऐसा हुआ था। उन्होंने कहा तो जो मानसून के बादल चल रहे हैं हमारे इंडियन ओशन के ऊपर से, तो उसमें उन्होंने कुछ वायरस का स्प्रे कर दिया, और वो वायरस वो पानी के कणों के साथ मिल कर के जब बारिश पड़ रही है तो हमारे उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में पड़ गए, और इसमें आप किसी को कह भी नहीं सकते हैं कि ये किसने किया, कब किया। तो अदृश्य रूप से इस तरह से भी एक वॉरफेयर चलने की बात उसमें लिखी गई थी। मैंने उसको ध्यानपूर्वक सजा, मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे उसकी किताब को ध्यान है कि ऐसा भी हो रहा है, और ऐसा हम आज की तारीख में भी देख रहे हैं कई जगह पर दूसरे तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस विषय पर भी डॉक्टर चौहान से मेरा अनुरोध रहेगा कि ये बायो वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, ये केमिकल वॉरफेयर, ये लड़ाई की तरह है, ये युद्ध की तरह है। तो इस युद्ध, क्या ये युद्ध है वाक़ई में इसमें ऐसा हो रहा होगा, या मेरे खाली कल्पना है? ये जो किताब मैंने पढ़ी थी उसमें भी खाली कल्पना ही हो सकती है। इस विषय पर कृपया अपना मार्गदर्शन करिएगा, इसमें विचार करिएगा, और इसमें हम किस प्रकार से अपने आप को बचा सकते हैं इस तरह से अदृश्य रूप से जो लड़ाई लड़ी जाती है। अगर ऐसी सच्चाई है उसमें किसी भी प्रकार की, तो इसमें हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं? जी, जी नमस्कार, धन्यवाद। सर बहुत अच्छा सर। और जी सर, ओके, संतोष। एक्चुअली जो पवन सर ने जो बात यहाँ रखी है, मैं थोड़ा सा उस बात को अलग तरीके से यहाँ रखने का प्रयास कर रहा हूँ। किसकी क्या सोच है उस बारे में मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जैसा आज एक मैं एग्जांपल आप सभी के सामने रखना चाहूँगा, जो मैंने पिछले मान लो ऑलमोस्ट 2001 से हम लोग इस पेस्टिसाइड रेसिड्यू इन सब चीज़ों के बारे में काम कर रहे हैं, और 25 साल का जो अनुभव है उसके बेसिस पे मैं कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ कि मान लो आज डाइक्लोरोवास करके जो पेस्टिसाइड की बात मैंने इससे पहले भी की थी, कि डाइक्लोरोवास जैसा पेस्टिसाइड इतना घातक है कि वह अगर छिड़काव करते समय पीठ के ऊपर भी गिर जाता है तो उस वजह से कुछ कुछ किसान भाइयों की अलग अलग देशों में डेथ हुई है। यानी छिड़काव करते समय अगर पीठ पर आकर गिरता है उस वजह से भी कुछ किसान भाइयों की डेथ हुई है। तो हम लोग उसमें से सोच सकते हैं कि वे कितने घातक होते हैं। और सिर्फ वही पेस्टिसाइड नहीं तो बहुत से जितने भी पेस्टिसाइड है आखिर में वह जहर है, और उस जहर के बारे में यहां लिखा जाता है, ऑन पेपर लिखा जाता है कि एक्सेप्टेबल डेली इनटेक। यानी अगर आप यूरोपियन पेस्टिसाइड डेटाबेस अगर आप देखें, और हम लोग कहते हैं कि इतनी मात्रा हमारे शरीर में, यानी वो जो एक्सेप्टेबल डेली इनटेक का मतलब ये है
कि इतना मिलीग्राम पेस्टिसाइड, इतना माइक्रोग्राम पेस्टिसाइड हमारे शरीर में गया या उसमें आने के बाद भी हम उसको सहन कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि कोई जहर हमारे शरीर में आने के बाद में चलता कैसा है। और उसी डाइक्लोरोवास की एक एग्जाम्पल है कि 50 नैनोग्राम यानी बहुत कम मात्रा है। इतनी कम मात्रा में भी वह जब हमारे खून में मिक्स होता है, खून में हमारे ब्लड में चला जाता है, तो वह डीएनए डैमेज करता है, ऐसा एनिमल स्टडीज के माध्यम से सामने आया है। और उसके असर हम लोग आज देख रहे हैं। तो आप मुझे, यानी मेरा यह प्रश्न आप सभी से है कि इन पेस्टिसाइड का एक्सेप्टेबल डेली इंटेक कैसे हो सकता है, और अगर एक्सेप्टेबल डेली इंटेक है तो यह किस लिए है। जैसा हम लोग कहते हैं कि आज हमारा शरीर नमक या शक्कर को भी अच्छे तरह से नहीं पचा पाता। यानी नमक अगर ज्यादा हो जाए तो ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है, और शक्कर अगर ज्यादा हो जाए तो हमें शुगर होती है। तो आप सोचिए कि हमारा शरीर अगर नमक या शक्कर की वजह से बड़ी बड़ी बीमारियों के सामने जा सकता है, तो यह पेस्टिसाइड धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला कर सकता है। तो अब आप सोचिए कि दुनिया भर में जो पेस्टिसाइड की मात्रा उपयोग में आती है, वह फिर एक तरह का युद्ध ही है। जो बायो वार की बात पवन जी ने की, एक केमिकल का वार है, और मात्र कुछ पैसे कमाने के माध्यम से यह सब चीजें सामने आई है। मैंने जैसा कहा 1965 या 1960 के समय हमने हमारी भूख के लिए केमिकल फर्टिलाइजर लाए। हमारे सभी को खाना मिलना चाहिए, अच्छा खाना मिलना चाहिए, उस लिए केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग हुआ। लेकिन हर मिट्टी की एक कैपेसिटी होती है फसल देने की। अगर उस फसल का जो प्रमाण है उससे अगर ज्यादा हमें लेना है तो हमें ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर देना पड़ता है, ऐसा कहा गया। और 1965 के समय हम ही ने किसानों को कहा कि केमिकल खाद यूज कीजिए, और आज हम ही किसान भाइयों को कहते हैं कि यह केमिकल हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो यह जो केमिकल का वार है, तो आने वाले समय में अगर इसका उपयोग कम ना हुआ तो आज जो दिक्कतें हम लोग देखते हैं, हमारी प्रकृति, हमारा शरीर या प्रकृति में जितने भी सजीव है, सबको सबको इसका तकलीफ हो रहा है। जीओ जी सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं भविष्य के लिए भी और अभी भी। अब मैं डॉक्टर रोशनलाल सर जी को बुलाता हूँ, गायंडे से ही वो सादर आमंत्रित हूँ। जी धन्यवाद आदरणीय शरद भैया, और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हम बड़ी सुंदर चर्चा की ओर जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा कुछ वैसा था कि जैसे अभी हम साल्ट की बात कर रहे हैं, तो साल्ट लेवल जो इंक्रीज हो रहा, तो निश्चित रूप से बहुत कई सारा जो पंजाब का एरिया है और ये जहाँ पे हमारी नहरों से सिंचाई हो रही, इनमें बहुत बुरी स्थिति है साल्ट की। मतलब ऊपर लेयर बन जाती है, जब सिंचाई करते हैं तो सफेद परत जम जाती है। ये स्थितियां हैं उत्तर भारत की और हमारे पंजाब और हरियाणा की। तो ये क्योंकि आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, तो मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा था, क्या कोई ऐसे जो माइक्रोब्स हैं जो साल्ट के लेवल पे काम करते हैं, कुछ क्या कोई डिग्रेडेशन या कोई ऐसा इनको इजी फॉर्म में कन्वर्ट करते हो? क्योंकि
जिस लेवल से हर जगह जैसे वो बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ तो डिग्रेड हो रहे हैं, मतलब कुछ तो इनमें डिकम्पोजिशन हो रहा है, या मतलब रूप परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि जिस लेवल से हम पानी के साथ जाने की बात कर रहे हैं, उस लेवल में तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती। तो इस पर भी अगर मैं समझता हूँ, अगर कुछ आपके पास कुछ आगे भविष्य में काम हो या अभी कर रहे हो, तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम होगा, मतलब नोबल वर्क कह सकते हैं इसको, कि अगर हमने ये कर दिया तो एक दुनिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारी, वो सॉल्व हो सकती है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि क्या ऐसा भी कुछ हमारे माइक्रोब्स हैं जो जो हमारे साल्ट है उस पर काम करते हैं। जी ओम। सर एक्चुअली जैसा आपका जो प्रश्न था कि सॉल्ट टॉलरेंस या सॉल्ट को डिग्रेडेशन का, तो मैंने कह नहीं सकते, लेकिन सॉल्ट टॉलरेंस की बात हम लोग जरूर कर सकते हैं। जैसा मैं जब नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में था, तो हम लोगों ने ट्राइकोडर्मा का सॉल्ट टॉलरेंस का टेस्टिंग किया था। और सॉल्ट टॉलरेंस का टेस्टिंग इस तरह से किया कि 1%, 3%, 5% और 7%, 1, 3, 5 और 7% सॉल्ट जब हम लोगों ने मीडिया में डाला और ट्राइकोडर्मा की ग्रोथ चेक की, तो यह दिखाई दिया कि 5% तक ट्राइकोडर्मा माइसेलियम स्टेज तक यानी जर्मिनेट हो जाता है। लेकिन 7% और एक 10% भी हम लोगों ने लिया था, लेकिन 7 और 10% में यह ट्राइकोडर्मा जर्मिनेट भी नहीं हो पाता है। और ऐसा कहा जाता है कि यह जो सूक्ष्म जीव है उनको भी एक लिमिट है, उसके बाद में वो जर्मिनेट नहीं हो पाते। और जिस तरह से सिर्फ सॉल्ट ही नहीं, आज अलग अलग चीजें जो हम लोग यूज कर रहे हैं, वह सब चीजें जर्मिनेशन को अफेक्ट करती है। यानी अगर हम लोग सोचे तो जो सनलाइट है, सनलाइट का इंटेंसिटी, आपका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल का स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें इन जर्मिनेशन पर असर करता है। और यह सॉल्ट उसमें फिर और चीजें एक्यूमुलेट कर देता है और भी दिक्कतें खड़ा कर देता है। और सिर्फ ट्राइकोडर्मा नहीं, तो अन्य ऐसे सूक्ष्म जीव है, यह हमें सॉल्ट से बचा पाते हैं, बचा सकते हैं। और उसका अगर पर्याप्त आज की डेट में अगर कोई सॉल्यूशन है, तो हमारे घर की गौ माता, जिन जिन किसान भाइयों के यहाँ गौ माता है, अन्य पशु है, उन पशुओं के माध्यम से जो हमें गोबर मिलता है, जो उनका, जैसा कोई भी पशु होवे, कोई भी पंछी होवे, उनकी जो ड्रॉपिंग्स है, उनके जो डंग है, वही चीजें आने वाले समय में इस सॉल्ट से या और भी जो अन्य चीजें हैं, यानी एक जैसा ऑस्ट्रेलियन शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट करके संस्था है ऑस्ट्रेलिया में, उनके कुछ पब्लिकेशंस है, उसमें क्लियर कट दिया है कि जब तक हम लोग इन गोबर का या इन माध्यम का उपयोग नहीं कर पाते, तब तक मिट्टी सुधर नहीं सकती, और जब तक मिट्टी नहीं सुधर सकती, तब तक पानी नहीं सुधर सकता, और जब तक पानी और मिट्टी नहीं सुधरेगी, तब तक हवा नहीं सुधर सकती। तो ये सब चीजें शुरुआत हमने की है, खत्म भी हमें ही करना है। लेकिन हर किसी की सोच है। आज हर कोई सोचता है कि मुझे अगर मान लो 1 किलो अगर फसल के जगह मुझे 2 किलो चाहिए, तो वे केमिकल का उपयोग करेंगे, और केमिकल का उपयोग होगा तो ये सारी दिक्कतें बढ़ती रहेगी। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा फिर समय ले रहा हूँ। जैसे हम पीएसबी की बात करते हैं, तो हमारा क्लासमेट जो वो होता सर, है, आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हेलो, आवाज कम आ रही है सर? आवाज कम आ रही, अब आ रही है? अब आ गई सर।
हाँ, मेरा ये मतलब जैसे हम पीएचबी की बात करते हैं, फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया की, तो ये इसके जो वो है मतलब मतलब अनअवेलेबल पार्ट को उसको सॉल्युबल करता है। तो इस तरह से क्या कुछ ऐसा काम हो सकता है, क्योंकि टॉलरेंस तो वो एक उसकी अपनी सर्वाइबिलिटी की बात हुई, पर वो क्या उस पे काम कर सकता है सॉल्ट पे? मैं एक नया चैप्टर की बात कर रहा हूँ कि आगे आपके मतलब, क्योंकि क्या है, वैज्ञानिक हमेशा जिंदा रहता है, वो किसी भी लेवल पे हमेशा कुछ ना कुछ उसके दिमाग में एक नई चीज। तो एक थोड़ा सा जो कीड़ा है वो आपके दिमाग में छोड़ रहा हूँ कि इस पर भी थोड़ा सा देखिएगा, क्या पीएचडी जैसा कुछ इस तरह यस की यस, एक्चुअली बैक्टीरिया जो आप फॉस्फेट सोल्यूबलाइजेशन की जो बात कर रहे हो, तो उसमें एक चीज मैं यहाँ रखना चाहता हूँ कि जैसा मैंने गाय के गोबर की बात की, तो गाय के गोबर में ऑर्गेनिक मैटर यानी जहां ऑर्गेनिक मैटर आएगा वह एसिडिफिकेशन करता है। यानी जो तीन मुख्य तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। जैसा कार्बोहाइड्रेट से कार्बोनिक एसिड बनता है, प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनता है, और लिपिड या फैट से फैटी एसिड बनता है। जब तक यह एसिडिफिकेशन मिट्टी में नहीं होगा, फॉस्फेट का सोल्यूबलाइजेशन नहीं होगा, या अन्य जो चीजें हैं उनका सोल्यूबलाइजेशन होना दिक्कत होता है। और जैसा हम लोग कहते हैं कि ये फॉस्फेट सोल्यूबलाइजेशन के लिए फिर सूक्ष्म जीवों की जरूरत होती है, पर पहले वो एसिडिटी जनरेट हुए मिट्टी में, और उसके बाद में यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी फर्टिलाइजर हमने दिया है वह उसमें पौधे का जो रूट सिस्टम है उसमें मिलना चाहिए। होपफुली अगले अगले सप्ताह में एक स्लाइड आप सभी के सामने रखूंगा, जो मैंने ऑस्ट्रेलियन शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहा है कि किस तरह से गाय का गोबर या अन्य पशुओं का जो गोबर है या जो प्राकृतिक खाद है, किस तरह से यह सॉल्ट लेवल कम करने को मदद करता है। जी पर डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग। ये जो एसिडिफिकेशन की बात की आपने, इसमें तो अब ये न्यूट्रलाइज्ड पीएच में भी एसिडिफिकेशन काम करती है क्या? नॉर्मली क्या होता है सर कि जैसा हम लोगों ने देखा है कि जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, इन सबका अपना एक पीएच रेंज होता है फॉर द अपटेक बाय द प्लांट सिस्टम। यस। और अलग अलग जैसा हम लोग कहते हैं कि मिट्टियों के मुख्य तीन प्रकार ही है। लाल मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, और सफेद, यानी जैसा हम लोग सैंडी सॉइल कहते हैं। तो लाल मिट्टी जहां पे है वो मिट्टी वहीं देखने को मिलती है जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। यानी जहां पे बहुत बड़े पैमाने पे बारिश है वहां पे आपको लाल मिट्टी क्यों मिलता है? क्योंकि वहां प्योर पानी, और जो बारिश का पानी होता है उस पानी का पीएच 5.6 होता है, और उसी वजह से वह सॉइल एसिडिक होती जाती है। लेकिन जहां पे बारिश ही नहीं होती है, जैसा हमारे यहाँ महाराष्ट्र में अहमदनगर करके जो एक जिला है, या सोलापुर करके जो जिला है, या मराठवाड़ा में भी कुछ जो जिले हैं जहां बारिश ही होती नहीं है, और बारिश ना होते हुए हम लोग केमिकल खाद डालते हैं, फिर वहां अल्कलाइन नेचर सॉइल का बढ़ते जाता है। और यह जो बेसिक जो सॉइल प्रॉपर्टीज है, उन सॉइल प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने, यानी एक तो प्रकृति के माध्यम से बहुत ज्यादा बारिश होगी तो बहुत ज्यादा आपका पीएच ड्रॉप होता है, और अगर बारिश ना होवे और उसमें अगर केमिकल फर्टिलाइजर डाले तो फिर वो अल्कलाइन के साइड जाता है। और हर मेटल का एक पीएच वैल्यू है, ऑप्टिमम पीएच है, जिस पीएच पे ही वह न्यूट्रिएंट अपटेक में मदद करता है। मान लो जैसा आज हम लोग देखिए कि हमारी जो प्रेग्नेंट जो लेडीज होती है उन्हें डॉक्टर जिंक का रिकमेंडेशन करता है। जिंक इस जो आयन है वह आयन हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर द ग्रोथ ऑफ द फीटस, जो भी छोटा बच्चा है उसके लिए। और वह क्यों दिया जाता है? क्योंकि वह जो जिंक है जो मिट्टी में है, जो पौधे में आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। तो उसका एक स्पेसिफिक पीएच रेंज है, और उस पीएच रेंज पे ही वह जिंक अपटेक किया जाता है। और इस पीएच के अलावा कुछ विशिष्ट सूक्ष्म जीव होते हैं
जो उस जिंक के अपटेक के लिए काम करते हैं। अब आप सोचिए कि फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग, पोटैश मोबिलाइजिंग, जिंक सोल्यूबलाइजिंग जो सूक्ष्म जीव है वे मिट्टी में ही उपलब्ध थे, लेकिन हम लोगों ने सारी गड़बड़ी की है, खाद दे दे के, पेस्टिसाइड दे दे के, अलग अलग चीजें दे दे के। यानी हम लोग कितना सोच सकते हैं वो भगवान भी नहीं सोच सकता, और आज उस वजह से ये सारी चीजें दिक्कतें हो चुकी है जीवन में। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा। अब मैं योगा हर जी मैं होस्ट हैं, शायद मुनीलाल सर हैं या जी जी। रंजना बहन जी हैं, तो कृपया। सदन को थोड़ा सा प्रणाम। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा प्लीज। ये हमारे हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर संतोष जी, हिमाचल प्रदेश में जो एप्पल ग्रोइंग एरियाज है, तो यहाँ कहते हैं कि आपका जो ये फॉस्फेटिक नेचर ऑफ सॉइल है वो बहुत रिच है, लेकिन कंटिन्यूसली पीपल आर अप्लाइंग 12-32-16, जिसमें 32% आपका फॉस्फोरस है। तो इज इट डेंजरस फॉर दीज ऑर्चर्ड्स अगर आप रेगुलरली अप्लाई कर रहे हैं? सर नॉर्मली जैसा फॉस्फोरस का जो लेवल है स्पेसिफिकली हर क्रॉप के लिए अलग अलग होता है। होपफुली मैं एप्पल के लिए कितना फॉस्फोरस होना चाहिए, और उस फॉस्फोरस में भी जैसे मैंने कहा है कि आपने कौन सा सोर्स यूज किया है फॉस्फोरस का, यानी उसके बारे में भी आने वाले समय में हम लोग चर्चा करेंगे कि फॉस्फोरस किस किस माध्यम से हम लोग दे सकते हैं। जैसा रॉक फॉस्फेट है उसमें भी फॉस्फोरस है, प्लांट के माध्यम से भी हमें फॉस्फोरस मिलता है, और अन्य अलग अलग चीजें हैं। आने वाले समय में सर हम लोग चर्चा करेंगे, और कुछ कुछ चीजें मुझे भी सीखने को मिलेगी। जैसा एप्पल में कितना दिया जाता है मैं ढूंढ के आपको बताने का कोशिश करूंगा सर। जी ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जी, मैं मुनीलाल सर जी को आमंत्रित करता हूँ। हेलो जी, बहुत सुंदर। और आप बंद कर ले आदरणीय विनय कुमार जी। जैसा कि अभी हम लगातार सदन में मध्य प्रदेश के केवीके के वैज्ञानिक आदरणीय डॉक्टर राउत जी एवं हिमाचल प्रदेश के आदरणीय डीडी शर्मा जी, और मध्य प्रदेश से और पतंजलि रिसर्च सेंटर से आदरणीय पवन कुमार जी को सुना, आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान जी जो महाराष्ट्र से हम सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों ने जो पानी के दूषित पानी की बात कही है, मैं आप लोगों ने कहा है और मैं उसको प्रत्यक्ष बताना चाहता हूं। जो आप कह रहे हैं उसको मैं एक स्क्रीन के माध्यम से आपको बता रहा, जो मैंने देखा। देखिए ये पानी का ये जो एक ये टंकी के ऊपर से ये पाइप आया हुआ है, आपको स्क्रीन दिख रही होगी, दिख रही है ना? जी हाँ जी जी, हाँ जी। हाँ हाँ। ये ऊपर से ये पानी आया है, एक टंकी है, टंकी से ये लीक, एक पाइप लीक हुआ है। ये मुड़ा हुआ पाइप है पतला, यहाँ पत्ते दिख रहे हैं आपको हरे हरे, यहाँ एक लीकेज है, और लीकेज से ये पानी लीकेज हुआ है। और मैं इसको एक मिनट बताना चाहता हूँ। बगल में संतोष डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये पानी जैसे कहा है, और रसमन की वजह से ये कितना जम गया है, ये खाद देखिए। सर आवाज थोड़ी कट रही है सर आपकी। आवाज कम आ रही मुनीलाल सर। ये मैंने इटारसी में देखा। इटारसी का एक टंकी का पानी का ये दूषित पानी का ये उदाहरण है, जो पूरे पाइप जैसे कितने मोटे हो गए हैं ये पाइप, और ये पानी हम पी रहे हैं हमारे यहाँ पे इटारसी के लोग, और जो आज इस पानी को पिएंगे उनके अंदर क्या प्रदूषित होगा, क्या बीमारियां होगी, इनको कोई बता नहीं सकता है। जो आज हमारे सदन में व्यवहार कार्यक्रम में तो पानी प्रदूषित पानी का जो प्रभाव बताया गया वो इधर दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। हमारे साथ आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय रवि आदित्य जी और तरुण शर्मा जी, जुझार नागर जी, इन लोगों को भी हमने दिखाया। ये फोटो है वहाँ की। ये जो आपने कहा है कि पानी का प्रभाव, दुष्प्रभाव, देखिए ये कितना मोटा हो गया है। ये पानी है, ये पानी की वजह से इतना हुआ है। देखिए ये टंकी का ये पाइप आया है, इस पाइप से लेके और इधर देखिए
ये कितना मोटा ये हो गया है, ये पानी का प्रवाह है, ये दूषित पानी का प्रवाह है, और यही मानव पी रहा है। यहाँ 88 के लोग पी रहे हैं, ये स्थिति है। तो मैंने इसका ध्यान आकर्षित किया है आप लोगों के, जो कि आप बता रहे हैं वो बिल्कुल यथार्थ सत्य है। जो इस सदन में चर्चा की जाती है वो जो है चर्चा एक प्रमाणित है, प्रमाणित मैंने आज बताया है। सभी को सादर प्रणाम। ओम। बहुत मुनीलाल सर, बहुत गहन जानकारी दी आपने, और इटारसी वासी की आप इतनी चिंता करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अब सदन का टाइम हो रहा है, अगर किसी के हैंड रेज हैं थोड़े बहुत तो वो भी ले लेते हैं। अब तिवारी साहब का ले लेते हैं पहले। तिवारी साहब हमें। जी ओम। सदन को प्रणाम। संतोष जी से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि गेहूं में जो पारस डीएपी है टाटा का, वो देते हैं तो हार्मफुल है या यूरिया? धान में तो हम कंट्रोल कर लिए हैं कि दूसरे जैविक खाद से भी उगा लेते हैं, लेकिन गेहूं नहीं निकल पाता है। तो दोनों में कौन दे जो हम लोग के खाने के लिए अच्छा रहे? ऑर्गेनिक तो देता ही हूँ सर। एक्चुअली इस प्रश्न का उत्तर मैं कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे, पर जी, इसीलिए यहाँ मैं गाय में लगा हुआ था, इसलिए सुन नहीं पाया, तभी तो पूछना पड़ा। नहीं, मैं आपका प्रश्न ही नहीं सुन पा प्रश्न फिर रहा। से रिपीट करिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि गेहूं विदाउट डीएपी और यूरिया नहीं हो पा रहा है, तो कौन सा दोनों में बेहतर है, बेहतर होगा जिससे हम जैविक देते हुए इसको कौन सा डालें, यूरिया या डीएपी? सर दोनों के बगैर भी गेहूं बन जाएगा। मुझे ऐसा लगता है आप चर्चा में जुड़े रहे, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 8 सालों से गेहूं में नाइट्रोजन की मात्रा यूज नहीं की है। जी। तो आने वाले समय में इस पे डिटेल में विवरण भी किया जाएगा, और मैं आपको कुछ किसानों के नंबर दूंगा, आप लोग उनसे बात कीजिए और आपको वो सारी चीजें कि गेहूं में बिना केमिकल नाइट्रोजन के किस तरह से गेहूं का प्रोडक्शन किया गया है, वो चीजें हम लोग देखेंगे। डॉक्टर साहब प्रश्न पूछ रहे हैं ना जी, ये जैविक तो कह रहे, ये कह रहे कि डीएपी और यूरिया में से कौन सा डालूं, तब वो जैविक नहीं होगा, वो तो केमिकल हो जाएगा फिर। हाँ तो नहीं, हमें तो बगैर डीएपी के बगैर यूरिया के हम लोग गेहूं हम लोग फसल ले रहे हैं, और उसमें जो हमारी जो नवधान आटा की जो स्लरी है वो कितनी लाभदायक है, उस बारे में हम लोगों ने पिछले साल बहुत चर्चा की, और आने वाले समय में भी हम लोग इस साल के सेशंस में वो चीजें चर्चा करेंगे, और धीरे धीरे केमिकल का उपयोग कम करते हुए प्राकृतिक चीजों के माध्यम से किस तरह गेहूं करना चाहिए, उस बारे में चर्चा होती रहेगी। जी, बहुत अच्छा। और आप निरंतर क्लास से जुड़ते रहिए और आपका हल अवश्य होगा। अब और मैं शरद भैया, एक्चुअली यहाँ ना हम लोगों जी का प्रशिक्षण का टाइम हो चुका है, जी और जी 8 बजे की क्लास होती है, तो चलिए मैं सर, तो लेफ्ट हो जाऊं? समापन सर, एक बस तुलीराम साहब थे और गौर साहब थे, 1-1 मिनट अगर आप कहें तो, नहीं तो फिर समापन कर लेते। ठीक है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, वो अगले सेशन में देख लेंगे। मैं तो सिलिकॉन के बारे में पूछ रहा था, अगले सेशन में देख लेंगे, आपका समय हो गया जा सकते। जी हाँ बहुत नहीं, क्योंकि अच्छा। 8 बजे का गौर समय साहब, होता है नहीं, सेशन का। कोई दिक्कत नहीं सर, वो गौर तो अब साहब हम लोग आपका आगे कोई हैं ना अगले इम्पोर्टेंट हफ्ते चीज हो आपका। तो। जी धन्यवाद। ठीक है। जी ओम शरद भैया, जी ओम, बहुत सभी को अच्छा सर। अब आप जा सकते हैं सर, और आज बहुत मूल्यवान चर्चा हुई है, और काफी वैज्ञानिकों ने और पवन सर जी ने, सभी ने के मार्गदर्शन आज सदन को बहुत प्राप्त हुए हैं, और आगे आने वाले समय में कैसे आगे की मानव संतति को बचाना है, इसके विषय में भी बहुत सारी चर्चाएं होनी है, और इस चीज पे होनी है। और सभी लोग अभी जो पहली टीम जा रही है नर्मदापुरम की, और बहुत सारी, तो उसकी तैयारी चल रही है। सभी लोग 17 तारीख को यहाँ से निकलेंगे, और सब अपनी अपनी व्यवस्थाएं, सबने अपने अपने आधार कार्ड सब जमा कर दिए हैं। अब किसी की कोई सामग्री अगर बुलानी